हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे CIB BFM का मॉड्यूल ए का यूनिट 7 का पार्ट 5, जिसमें हम लोग रोल ऑफ फिडाई एंड फिडाई रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, फिडाई जो है वो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1958 में हुआ था। तो फिडाई के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ये रेगुलेट करती है डीलिंग्स ऑफ एंड बिटवीन ऑथराइज्ड डीलर्स। जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनके बीच में अगर कोई डीलिंग हो रहा है तो उसको ये जो है रेगुलेट करती है। प्लेइंग अ पाइवटल रोल इन द फ्रेमिंग ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स फॉर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो भी ट्रेड ट्रांजेक्शन के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये रूल फ्रेम करने में, यूनिफॉर्म रूल फ्रेम करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट के लिए भी काम करती है। यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऑफ फिडाई दिए हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें पहला है कि ये यूनिफॉर्म रूल्स एंड गाइडलाइंस जो है वो बनाती है। ये एज ए सपोर्टिंग रोल जो है RBI के लिए प्ले करती है। ये बैंक के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देती है, सेमिनार कंडक्ट करती है, वर्कशॉप कंडक्ट करती है फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज मार्केट के ऊपर। ये फॉरेक्स ब्रोकर को भी जो है मान्यता देती है। ये गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन देती है अपने मेंबर्स को, जो भी फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस मार्केट के मेंबर्स हैं उनको। ये रिलैक्सेशन ऑफ फॉरेक्स मार्केट, पर्टिकुलरली डेरिवेटिव मार्केट्स। फॉरेक्स मार्केट के लिए अगर कोई रिलैक्सेशन चाहिए होता है तो वो इसके लिए प्रिपेयर करती है। ये मार्केट रिसर्च फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है जो कि रिस्क मैनेजमेंट में और मेजरमेंट में हेल्प करता है। ये फॉरेक्स बिजनेस के लिए काउंसलिंग और गाइडेंस का भी काम करती है। और ये कुछ मेंबर बैंक्स के लिए वैल्यू एडेड सर्विसेज पे भी फोकस करती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिडाई के कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट रूल्स प्रेजेंटली एप्लीकेबल टू ऑथराइज्ड डीलर, जो कि ऑथराइज्ड डीलर के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन वो रूल्स क्या है। तो पहला है आवर्स ऑफ बिजनेस। आवर्स ऑफ बिजनेस जो है हर एडी अपने लिए अपना वर्किंग आवर जो है वो फिक्स कर सकता है। फिर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए कुछ रूल्स है यहाँ पे, हमने पहले भी देखा था फ्रेंड्स। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिल का मतलब, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिल का मतलब होता है कि अगर कोई बिल जो है, चाहे वो निगोशिएटेड किया गया हो या परचेज किया गया हो या डिस्काउंट किया गया हो, और उसके रियलाइजेशन में अगर डिले हो रहा है तो इस तरह के फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी को हम लोग क्रिस्टलाइज करके रूपी लाइबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमें एक्सचेंज रिस्क से प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये नॉर्मली जो है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के 30 दिन के बाद इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है इन केस ऑफ डिमांड बिल, और 30 डेज आफ्टर नोशनल ड्यू डेट इन केस ऑफ यूजेंस बिल इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है। अभी फिडाई ने बैंकों को रिलैक्सेशन दे रखा है कि बैंक जो है अपने बेसिस पे जो है क्रिस्टलाइजर किस दिन को क्रिस्टलाइज करना है वो बैंक खुद डिसाइड कर सकती है। तो इस तरह से जो एडवांस अलाउ होते हैं एक्सपोर्ट बिल्स में, तो वो कंटिन्यू होते हैं रुपी एडवांस के रूप में फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टिल द डेट ऑफ पेमेंट रिकवरी। अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट है, तो जब तक नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है फ्रेंड्स तब तक एक्सपोर्ट बिल के ऊपर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। फिर NTP है, यानी नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, नॉर्मली इसको 25 डेज रखा गया है। और अगर ये इराक के लिए कोई एक्सपोर्ट है तो वहां पे नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो है वो 60 डेज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। और रुपी बिल के केस में ये जो 25 डेज है फ्रेंड्स, ये फॉरेन करेंसीज बिल के केस में है। और अगर रुपी बिल रहेगा तो रुपी बिल में, और वो अगर LC के अंडर में ड्रॉन किया गया हो तो लोकली अगर वो है तो 3 डेज लगेगा एट एनी सेंटर इन इंडिया, और अदर देन इंडिया जब है तो 7 डेज लगेगा। और रुपी बिल नॉट ड्रॉन अंडर LC अगर है तो उसके लिए 20 डेज का टाइम नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो है वो डिसाइड किया गया है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड हर चीज़ के लिए अलग होता है। फॉरेन करेंसी बिल के लिए 25 डेज, रुपी बिल के लिए ड्रॉन अंडर LC लोकली 3 डेज, अदर प्लेसेस 7 डेज, और बिल नॉट ड्रॉन अंडर LC 20 डेज। ऑथराइज्ड डीलर जो है उनको अपने एक्सपोर्टर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है अगर आपको पेमेंट करने में अगर डिले हुआ हो तो। जो एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन बेसिस पे भेजा गया हो और रियलाइज किया गया हो, और ये आपको कब से इंटरेस्ट पे करेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्रेडिट एडवाइस और स्टेटमेंट।
अभी नेक्स्ट है इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन हमने देख लिया, अभी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। तो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन में फ्रेंड्स ये जो फिडाई रूल है उसमें जब भी अगर रिटायरमेंट ऑफ बिल्स होगा किसी भी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन का, तो वहाँ पे बिल सेलिंग रेट या फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल होगा। और जो भी फॉरेन करेंसी बिल होगा अंडर एलसी और वो अगर रिटायर्ड नहीं होगा तो वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको रूपी लाइबिलिटी में किया जाएगा और वहाँ पे जो रेट एप्लीकेबल होगा वो टीटी सेलिंग रेट होगा। और ये ऑन द 10th डे आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट डॉक्यूमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है क्लीन इंस्ट्रूमेंट। क्लीन इंस्ट्रूमेंट में है फ्रेंड्स कि ऑल फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस अप टू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ $5000 शैल बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी। कोई भी इनवर्ड रेमिटेंस है जो कि अप टू $5000 है तो उसको इमीडिएटली इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। और रेमिटेंस अबव दिस अमाउंट शैल बी कन्वर्टेड अप टू गेटिंग ऑप्शन ऑफ द बेनिफिशियरी विद इन द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। और $5000 से अबव है तो जब बेनिफिशियरी ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये ऑप्शन भी उसको विद इन मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर में जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। Beneficiary of inward remittance should be compensated in case the proceeds are not paid within 10 days from the date of receipt of remittance। अगर एडी जो है उसने जो बेनिफिशियरी है इनवर्ड रेमिटेंस का उसको अगर 10 डेज के अंदर अगर उसको रेमिटेंस रिसीव हो गया है उसके बाद भी अगर 10 डेज के अंदर उसको पेमेंट जो है वो नहीं दिया जाता है तो वहाँ पे वो उसको कंपनसेशन देगी। या फिर एडवाइस ऑफ रिसीट इज नॉट सेंट विद इन 3 डेज, या फिर एडवाइस जो है बेनिफिशियरी को विद इन 3 डेज अगर नहीं दिया जाता है तो भी जो है जो एडी है उसको कंपनसेशन पे करना होगा बेनिफिशियरी को। और ये कंपनसेशन जो है वो सेविंग बैंक रेट के ऊपर +2% करके उसको पर एनम के बेसिस पे देना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो रूल है फ्रेंड्स वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा कि एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर डिफिनिट अमाउंट एंड पीरियड। यहाँ पर डिफिनिट अमाउंट और पीरियड होना चाहिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और कस्टमर जो है उसका जो टाइम है वो नॉट एक्सीडिंग बियॉन्ड 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा का जो है वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ऑफ डिलीवरी जो है वो हमेशा मर्चेंट के साथ होगी, चाहे वो बायर हो या सेलर हो। बैंक जो है वो पे करेगी या रिकवर करेगी अगर कोई भी स्वैप डिफरेंस है जब वो अर्ली डिलीवरी दे रही है किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में। इन केस an extension of contract is sought, all contracts should be cancelled at appropriate TT selling or buying rate and rebooked at the current rate of exchange। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सटेंशन के लिए बोल रहा है तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग अप्रोप्रिएट टीटी सेलिंग या बाइंग रेट पे कैंसिल करेंगे और उसको करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर रीबुक करेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो सकता है ऑन और बिफोर द मैच्योरिटी डेट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर against recovery payment of difference in rates as the case may be। In case no instruction to cancel the contract are received from the customer, all overdue contracts shall be cancelled on 7th working day। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओवरड्यू हो गया है और कस्टमर की ओर से कोई भी जो है इंस्ट्रक्शन रिसीव नहीं हो रहा है तो 7 वर्किंग डे आफ्टर द मैच्योरिटी डेज। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, ये वर्किंग डे है, 7th वर्किंग डे ना कि 7th डे, ठीक है। तो 7th वर्किंग डे को इसको कैंसिल किया जाएगा। फिर है बिजनेस विथ एक्सचेंज ब्रोकर्स के लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो बिजनेस सेल ओनली बी अंडरटेकिंग थ्रू एक्रीडिटेड एक्सचेंज ब्रोकर, जो भी एफिलिएटेड एक्सचेंज ब्रोकर है उन्हीं के साथ बिजनेस किया जाना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रोकर के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रोकर जो है वो एज ए प्रिंसिपल बिहेव नहीं करेगा। बैंक को मंथली स्टेटमेंट फेडाई को सबमिट करनी होगी जिसमें जो भी ब्रोकर के थ्रू डील एग्जीक्यूट हुए हैं और अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस है जो कि ब्रोकर को पे किया गया हो मूवमेंट ऑफ रेट्स की वजह से तो इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन है वो उस स्टेटमेंट में बैंकों को सबमिट करना पड़ेगा। फिर है इंटर बैंक टीटी सेटलमेंट रेट रूल 7। तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन अगर कोई होता है जहाँ पे कि बायर बैंक होती है फ्रेंड्स और एक सेलर बैंक होती है तो बायर बैंक जो है उसको वैल्यू डेट पे जो है वो सेलर बैंक को पे करना पड़ेगा रुपी के इक्विवेलेंट में एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेलर बैंक। और सेलर बैंक जो है उसको भी अरेंज करना होगा कि वो जो भी फॉरेन करेंसी फंड है वो वैल्यू डेट को जो है बायर बैंक को डिलीवर कर दे इनटू द नॉस्ट्रो अकाउंट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बायर बैंक।
इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट और डिले इन सेटलमेंट ऑफ रुपी और फॉरेन करेंसी फंड, अगर रुपी या फॉरेन करेंसी फंड के सेटलमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट या डिले होता है तो बायर बैंक हो या सेलर बैंक हो, वो एक दूसरे को कॉम्पनसेशन पे करेगी एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। फिडाई पब्लिशेस प्राइम रेट फॉर मेजर करेंसी इज इन मंथली बेसिस। अभी यहाँ पे एक पॉइंट और कहा हुआ है फ्रेंड्स कि बैंक वेयर गिवन फ्रीडम टू फिक्स और कोट देयर ओन रेट्स ऑफ एक्सचेंज एंड कमीशंस और चार्जेस। पहले ये जो था वो फिडाई करती थी, लेकिन अब ये जो है फिडाई से विड्रॉन कर लिया गया है और अब बैंक जो है वो खुद का कमीशन चार्जेस या रेट जो है वो खुद कोट कर सकती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स ऑन अदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग शॉर्ट नोट्स ऑन अदर टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।